वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम 11 नवंबर की शिफ्ट 2 के सभी मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। हमारा टारगेट एमपी टेट वर्ग 3 2026 है, जिसके लिए हम एमपी टेट वर्ग 3 2024 के आए हुए सभी मैथ के क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैथ में कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए यह क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वह था दो संख्याओं का योग और गुणनफल क्रमशः 14 और 45 दिया है, तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या रहा होगा। देखिए फ्रेंड्स, मान लो यदि कोई भी संख्या ए और बी दो संख्याएं हैं, तो इनका व्युत्क्रम क्या होता है, इनका ठीक उल्टा, यानी कि 1/a और 1/b, यानी कि इसका उल्टा कर देते हैं हम, तो उसका व्युत्क्रम निकल आता है संख्या का। तो अब हमको उसका योग और गुणनफल दिया है और व्युत्क्रम का योग यानी जोड़ पूछा, यानी हमें ए ज्ञात करना है, ए 1/a प्लस 1/b। तो यदि हम इसी को सॉल्व करते हैं, देखिए ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ए इंटू बी आएगा। ऊपर जब हम इसका गुणा करेंगे ए इंटू बी का, तो ए कट जाएगा और क्या बचेगा, बी। इसी प्रकार यहाँ पर हम जब ए इंटू बी का गुणा करेंगे तो बी कट जाएगा और क्या बचेगा, ए। तो इस प्रकार से क्या बच रहा है, ए प्लस बी और बटे में ए इंटू बी। और देखो दो संख्याओं का योग, यानी इन दो संख्याओं का जब हम योग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, ए प्लस बी ही करेंगे ना। और जब गुणनफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, ए इंटू बी ही करेंगे ना। तो यही तो यहाँ से निकल रहा है। तो यानी कि हमें जब व्युत्क्रम का योग चाहिए तो हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं का योग जो है उसको ऊपर रखना है और भाग देना है दोनों संख्याओं के गुणनफल से। तो हम करते हैं इसको। देखिए इन दोनों संख्याओं का जो योग दिया है वो दिया है 14 और जो इनका गुणनफल दिया है वो दिया है 45। तो हमारा जो आंसर होगा 14/45। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर 14/45 इस पहले क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। देखते हैं कहाँ दिया है 14/45। ये दिया है डी वाले ऑप्शन में 14/45 सही आंसर है बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ पर घातों वाला कंसेप्ट लगाया गया है। क्योंकि देखिए बेस सभी में समान है, यानी 31 ही है, तो इसमें हमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है नहीं। देखिए पहले की घात दी है 16, फिर उसमें गुणा के बाद दिया है 3। तो जब गुणा दिया है तो हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे, 3 लिख देंगे। और भाग दिया है तो हम माइनस लगा लेंगे और 6 लिख देंगे। बराबर में जो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह वाली घात है उसको इस प्रकार लिख लेंगे। अब 16 में 3 जोड़ने पर आता है 19, 19 में से हमको घटानी है 6 और हमारा जो है आंसर आ जाएगा। जब हम 19 में से 6 घटाते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 13। तो 13 ही हमारा आंसर है और पहला ऑप्शन 13 ही है। ये भी काफ़ी सरल क्वेश्चन है और काफ़ी आसानी से मैंने कर दिया। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। अब हमें 27 का वर्ग करना है, फिर उसमें 6/9 का गुणा करना है, फिर उसमें 7 की क्यूब को जोड़कर और 71 को जोड़ना है। यानी ये भी कैलकुलेटिव और सरल क्वेश्चन है। देखिए 27 का वर्ग ना करते हुए हम इसको 27 गुणा 27 भी लिख सकते हैं, सिंपल है। उसमें हमें 6/9 का, ये हमारा पहला पद है, हम पहला पद सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए 9 से हम 27 को काट सकते हैं, 3 बार में कट जाएगा। अब क्या हुआ, 27 का गुणा 3 में और 6 में करना है। 27 दिया कितना होता है फ्रेंड्स, 81 होता है। मुझे उम्मीद है आपने पहाड़े याद किए होंगे ताकि जो है आपके क्वेश्चन आसानी से हो पाए। और फिर उसमें 6 का करना है, तो कर लीजिए, 6 कम 6 8 6 48, यानी आंसर कितना है 486। इसके बाद 7 की क्यूब है। अब 7 की क्यूब मैंने आपको घातें याद करने के लिए दी थी कि वर्ग और क्यूब को आपको याद करना है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने किए होंगे, और नहीं किए तो 7 की क्यूब कितनी होती है, 3 और 3, यानी कि 7 का गुणा जब 7 गुणा 7 गुणा 7 3 बार करेंगे तो कितना आता है 343। तो 343 हम लिख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमें तो सिर्फ जोड़ना है और उसमें फिर कितना जोड़ना है 71। तो 71 को मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 71 मैंने ये लिख लिया है। अब हम इनको जोड़ते हैं तो 6 और 3 9 और एक ऊपर का 10, 10 की 0 आएगी, हासिल का आएगा 1। अब 7 में 1 जोड़ा तो 8 और 8 16 और 4 20 की फिर से 0, और इस बार हासिल का 2, 4 और 3 7 और 2 9। तो हमारा जो आंसर कितना आएगा 900, यानी कि 900। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था और मैंने उम्मीद करता हूँ मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो आपको समझ भी आ रहा होगा कि मुझे क्या क्या करना है, ऐसा अप्रोच करना है जब आप एग्जाम में इन मैथ के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुनी है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी, तो उनकी उम्र क्या रही होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम ऑप्शन से करते हैं, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी हो जाएगा। देखिए, जैसे पहला ऑप्शन दिया है 4 और 24, तो हमने माना बेटे की आयु 4 है, पिता की आयु 24 है। अब उसने जैसे ही दिया कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु, तो हम 4 वर्ष इसमें जोड़ देंगे तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 28, और 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, तो 4 हम इसमें जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी 8। अब हमारे पास आया 8 और 28। उसने बोला कि पुत्र की आयु की 4 गुनी, तो क्या हम 8 में 4 का गुणा करते हैं तो 28 आ रहा है क्या? नहीं, 32 आ रहा है, यानी हमारा पहला ऑप्शन क्या है, गलत है। पहले ऑप्शन से आंसर नहीं निकलेगा। फिर हम 5 और 30 को उठाते हैं, इधर लिख लेते हैं 5, इधर लिख लेते हैं 30। अब देखिए, 4 वर्ष बाद 5 की आयु कितनी, मतलब पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 9, और 4 वर्ष बाद पिता हो जाएगा 34 साल का। तो क्या 9 में 4 का गुणा करने पर 34 आता है? 9 तिया तो आप करके देख सकते हैं, 4 नाम तो 36 होता है, 34 तो नहीं होता। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या है, गलत है। अब हम 6 और 36 को उठाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम तीसरा ऑप्शन उठाएंगे 6 और 36, तो 6 और 36 को इस प्रकार लिखते हैं। अब 4 वर्ष बाद जाना है तो 4 जोड़ देंगे 6 में तो 10, और 36 में 4 जोड़ने पर 40। देखिए फ्रेंड्स, अब 4 गुना हो गई क्या, तो हाँ, 10 में जब हम 4 का गुणा करते हैं तो 40 ही आता है, यानी कि हमारी दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तीसरे ऑप्शन से। तो हम सीधा इसका तीसरा आंसर यानी तीसरा ऑप्शन 6 और 36 को लगा देते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड है। एक त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3, 4 और 5 दी हैं, तो हमें त्रिभुज की भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, कोई भी त्रिभुज हो, जैसे ये वाला समकोण त्रिभुज है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। मैं आपको बनाकर समझाता हूँ। तो कोई भी त्रिभुज हो, उसकी जो भुजाओं का मध्य बिंदु होता है ए, इसकी भुजा का मानते हैं ए है और इसकी भुजा का मानते हैं ए है, इनको मिलाकर बने त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल बताना है। तो देखो फ्रेंड्स, ज्यामिति का ये रूल है, जब भी किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर जो त्रिभुज बनाया जाता है, तो वह त्रिभुज जो है उस पूरे त्रिभुज को 4 समान भागों में बांटता है, यानी कि 1, 2, 3 और 4। ये चारों भाग आपस में समान क्षेत्रफल रखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास क्या है ऑप्शन कि हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हुई हैं, जिसके जरिए हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पूरे बड़े त्रिभुज का। तो ये त्रिभुज चूँकि 3, 4, 5 एक त्रिप्लेट है, तो ये त्रिभुज क्या हुआ, एक समकोण त्रिभुज है। साफ साफ दिख रहा है आपको, मुझे उम्मीद करता हूँ मैंने पिछली कक्षा में आपको त्रिप्लेट्स के बारे में बताया था, आपने याद की होंगी। पहला ही मैंने बताया था कि 3, 4 और 5 होता है। तो जब भी कोई समकोण त्रिभुज हो, यानी कि त्रिप्लेट वाला त्रिभुज हो, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालने का सिंपल सूत्र होता है 1/2 करो, और जो 2 छोटी छोटी भुजाएं हैं, यानी सबसे बड़ी भुजा नहीं लेनी है, और 2 अन्य छोटी भुजाएं यानी आधार और ऊंचाई को लेना है। 3 और गुणा 4 दिया है हमारे पास, 3 और 4 दी है। तो इससे हमारा जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा। 2 से इसको 2 बार काट सकते हैं, और 3 दूनी 6, यानी कि हमारे सारे पूरे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूँकि हमें पता है कि ये 4 समान भागों में बटा है और हमें एक भाग का बताना है, तो हम क्या करेंगे, इस 6 में 4 का भाग दे देंगे तो हमें एक भाग का पता चल जाएगा कितने का है। अब देखते हैं, इसको हम काटते हैं, 2 3 6 से और 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 या फिर 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूँकि इसमें 3/2 में ऑप्शन दिया है, तो हम 3/2 को आसानी से पिक कर लेंगे। यहाँ उम्मीद है आपको ये ज्यामिति का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, जो कहता है कि किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं हैं और उनकी मध्य बिंदु से काटकर एक नया त्रिभुज बनाया जाए, तो वो त्रिभुज 4 समान भागों में बढ़ जाता है। देखिए, 4 समान भागों में, तो आप जब इसको बना कर देखेंगे तो अपने आप कट कर दिखेगा कि 4 भाग बट रहे हैं। बस आपको ये याद रखना है कि वो चारों भाग आपस में समान होते हैं, एक ज्यामिति का कंसेप्ट है। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन में दिया है। 729 में एक जोड़ना है। ऊपर देखिए, ऊपर वाले भाग में 729 में एक जोड़ने को बोला है, जोड़ दिया, 730 आ गया। अब नीचे वाले भाग को करते हैं, तो 81 दिया है, और 81 में हमको प्लस का 1 दिया है, तो उसको पहले जोड़ेंगे तो 82 हो जाएगा, और फिर 82 में से हम जब 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स। देखो, 82 में से जब 2 घटाया तो 80, और 80 में से जब हमने 7 को घटाया तो कितना आया, 73। अभी कितना सरल क्वेश्चन हो गया। 73 का हम 730 में भाग देंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में चला जाएगा। तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 10। देखते हैं इसमें 10 ऑप्शन कहाँ पर है। देखिए, तीसरे नंबर पर 10 ऑप्शन दिया है, यही हमारा सही आंसर है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं।
इस बार दिया है एक अंडर रूट में दिया है, और वो भी 3 बार अंडर रूट दिया है, यानी कि घनमूल हमें निकालना है। और चूँकि संख्या दशमलव में दी है तो पहले तो आप घबराना नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सरल है। देखिए, जैसे ही संख्या आपको दशमलव में दिखी हुई मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस दशमलव को इससे दूर करना है। दशमलव को हटाने के लिए नीचे हम जितनी भी दशमलव के बाद संख्याएँ उतनी जीरो लगा देते हैं। आपको पता होगा 2, 2 4 और 2 6। अब ये कुछ सवाल इस प्रकार से हो गया। अब आगे की जीरो का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ 4096 है, और नीचे जो है 1 के साथ 6 जीरो हैं। इतनी बड़ी संख्या लिखी है। अब हमें इसको तोड़ना है ऐसे भागों में जिससे कि यह 3 भागों में समान में टूट जाए, और फिर हम एक भाग उसका बाहर निकाल लें। तो देखिए, नीचे वाले का निकालना काफ़ी आसान है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, 100 गुणा 100 गुणा 100 हो रहा है, तब जाके 6 जीरो किसी संख्या में लग सकती है, यानी जैसा कि 100 गुणा 100 गुणा 100। तो इससे क्या होगा, क्या आंसर आएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो इस प्रकार से हमारे पास आती हैं। तो हम नीचे वाली संख्या से तो कितना 100 बाहर निकाल लेंगे। अब ऊपर वाली संख्या क्या है, 16 की क्यूब दी है, यानी 16 चौको 64, और 64 में 16 गुणा करने पर 4096 आते हैं। यदि आपको ऐसे याद नहीं है तो आप इससे बेसिक से भी निकाल सकते हैं। चूँकि अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं 16 लिख लेता हूँ। तो अब हमारे पास 16/100 आया। तो अब हम इसके भाग देते हैं। तो एक बार जीरो लगाएंगे और दशमलव लगा के एक बढ़ा देंगे इसका, तो कितनी बार में चला जाएगा, एक बार में, और फिर 6 बार में, यानी 0.16 तो हमारा आ जाएगा आंसर। अब मैं आपको दिखाता हूँ 4096 यदि घनमूल में हो तो उसको हम बेसिक से कैसे निकालेंगे यदि हमें पता ना हो तो। देखिए, चूँकि 4096 को हम लिखते हैं और इसकी गुणनखंड निकालने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार से। एक मिनट, ये मैंने लिखा 4096, और इस प्रकार से हम इसके गुणनफल यानी इसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देते हैं 2 से भाग। 2 से दूंगा तो लंबा हो जाएगा, 4 से देता हूँ सीधा, तो 4 से भाग देता हूँ। तो इस प्रकार से हमें तोड़ना है, 4 एकम 4 जीरो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1024 आया। फिर दोबारा मैं इसमें 4 से भाग दे सकता हूँ क्या, बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, फिर बचा 2, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, 256 आया। अब मैं फिर से इसमें 4 से भाग देता हूँ, तो 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छीं 24, बचा 1, तो 4 चौको 16, अब 64 आया। तो फिर से 4 से दे लो, तो 4 एकम 4, फिर बचा 2, 4 4 छीं 24, अब ये देखो 16 आया। तो फिर एक बार और दो और एक बार और देखो तो 4 से, इस प्रकार से ये टूट रहा है। तो आप देख रहे होंगे 3 बार 4 और 3 बार 4। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इनको एक बार लिखूँगा, क्योंकि घनमूल से बाहर निकालूंगा। तो 3 के जोड़े को एक बार लिखते हैं, तो एक मैंने 4 ये लिख लिया और एक 4 इसका लिख लिया। तो कितना आया, 4 चौको 16, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 16। और नीचे हमने निकाला था 100, मैंने वो बताया था आपको, 100 गुणा 100 गुणा 100 3 बार दिया था ना, 6 जीरो थी। तो इस प्रकार से ये निकल जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप घनमूल को निकालना भी सीख गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंडर रूट में हमारे पास कुछ संख्याएं दी हैं। तो देखो, ये आपस में तो कटने से नहीं, लेकिन एक चीज़ तो है, हम इस 64 को देख के समझ सकते हैं कि ये तो 8 अठाइयाँ 64 लिखा है, और नीचे 5 गुणा 5 25 लिखा है ना, इस प्रकार से ही लिखा है ना। और प्लस में यहाँ पर 9 गुणा 9 9 नाम 81 होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर 5 गुणा 5 इस प्रकार से लिखा है। अब देखो, ये रूट है, तो रूट से बाहर निकालने पर एक ही संख्या बचेगी, क्योंकि यहाँ पर रूट हमें 2 होता है, और वो बार हमने ऊपर किया उसमें घनमूल में 3 थे, तो उसमें 3 में से एक बचता है, इसमें से 2 में से एक बचता है। तो यहाँ से 8 बाहर निकलेगा, नीचे 5 बाहर निकलेगा, इधर 9 बाहर निकलेगा और नीचे 5। अब हमारा जो हर है वह समान है, तो इसको करने में कितना आसान है, एक बार हर को लिख लो और 8 और 9 को जोड़ दो। तो 9 में 1 जुड़ा 10 और 7 कितनी हुई 17। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा, 17/5। देखिए तीसरा ऑप्शन जो है ये देखा है, 17/5 आंसर है। तो मुझे लगता है यह भी काफ़ी सरल क्वेश्चन था और आप इसको समझ गए होंगे करने का तरीका। अब देखिए एक और क्वेश्चन ज्यामिति यानी त्रिभुज से आया, और यही भी वही कॉन्सेप्ट है जो अभी मैंने त्रिभुज का आपको बताया था। ये बोल रहा है DEF एक समबाहु त्रिभुज है, और त्रिभुज ABC की भुजाओं के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज DEF और DCE के क्षेत्रफल का अनुपात हमसे पूछा गया है। यानी कि मध्य बिंदु से बना हुआ त्रिभुज है ये DEF, जो कि एक त्रिभुज ABC में बना हुआ है। अब देखिए त्रिभुज DEF तो आपको दिख रहा होगा, ये है DEF, ये बीच में जो बना है, और
DCE कहाँ है, DCE ये इसके साइड में बना है। इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि सब क्या है, समान 4 भागों में बंटते हैं, यानी कि इसका और इसका क्षेत्रफल समान होगा। सपोज करो इनका क्षेत्रफल है 20 और इसका भी क्या हुआ क्षेत्रफल 20, तो जब हम 20 और 20 का अनुपात निकालेंगे तो क्या निकलेगा, एक एक नहीं निकलेगा, यानी कि समान है ना, तो एक अनुपात एक ही आएगा। तो इसका जो आंसर है, सिंपल कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए और आप निकाल दोगे कि इसका अनुपात क्या है, 1:1। अब इसमें 1:1 देखिए, एक चौथा ऑप्शन दिया है 1:1, यही हमारा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा मैं इसको जूम करूँगा ताकि ठीक से दिख सके। तो इस प्रकार से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये घात में जो कैलकुलेशन हो रही है इसको करके घात को एक सिंगल डिजिट में बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बोडमास का नियम पता होगा, जिसके अनुसार पहले हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, फिर हम घटाना कर पाएंगे। तो 4 का जब हम 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8। 8 में से पर 5 घटाना है तो कितना बचेगा, 3। यानी कि जो हमारी संख्या है -2, इस पर कितनी घात चढ़ी है, 3 की घात चढ़ी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, -2 गुणा -2 गुणा -2। तो 2 दूनी 4 दूनी तो 8 ही होता है, सबको पता है। लेकिन एक माइनस से एक माइनस कैंसिल होगा, लेकिन एक माइनस बच जाएगा क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा है एक माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो क्या आंसर आएगा, -8, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन दिया गया है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समकोण त्रिभुज से है और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि 11 नवंबर की शिफ्ट 1 में भी हमने यह क्वेश्चन देखा था और ज्यों का त्यों क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास आ गया है। तो इसको मैं एक बार और बताता हूँ आपको। तो इसमें क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज दिया है जिसकी 2 भुजाओं का अनुपात हमें दिया है। अब चूंकि हमें पता है यदि समकोण त्रिभुज है और एक भुजा 5 है एक 12 है, तो तीसरी भुजा जो कि कर्ण होगी उसका अनुपात 13 होगा, क्योंकि यह एक त्रिप्लेट है, 5, 12 और 13 का त्रिप्लेट। इसी प्रकार से 3, 4, 5 का त्रिप्लेट अभी हम ऊपर एक का सवाल में देख कर आए। इसी प्रकार से त्रिप्लेट होते हैं जो कि 8, 10 इम्पोर्टेंट हैं। उनको आपको जहाँ भी आपको सोर्स मिले आप मोबाइल पर भी सर्च करके और उनको एक बार देख लीजिए और अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, परिमाप दिया है हमें 120। अब जिसको पता नहीं परिमाप कैसे आता है, तो परिमाप का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही क्या होता है, परिमाप होता है। यानी कि ये वाली लंबाई फिर ये वाली लंबाई और ये लंबाई, इनका जोड़। तो हमें दिया है 120 और हमारे हिसाब से जो हमने अनुपात निकाला उसके हिसाब से क्या है, तो उसके हिसाब से 5 में 12 जोड़ा 17 और 17 में 13 जोड़ा तो 30, हमारे हिसाब से 30 है। तो हम इसको भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि हम जो है 4 गुना कम ले रहे हैं। जो वास्तविक लंबाई है भुजाओं की उससे हमने 4 गुना कम लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 4 गुना उनको बढ़ा देंगे, सिंपल है। जैसे मैंने 5 का 4 में गुणा किया तो कितना आई, एक भुजा 20 आ गई। 12 का 4 में किया तो एक भुजा 48 आ गई। 13 का 4 में किया तो एक भुजा 52 आ गई। तो ये हमारी वास्तविक त्रिभुज की भुजाएँ हुई। वही हमसे भुजा की लंबाई पूछ रहा है तीनों की। तो हम लगाएंगे 20, 48 और 52 पर। ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए। देखिए ये लिखा है 20, 48 और 52। अब जो है पेडागोजी का क्वेश्चन आया है, इसको देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में गणितीय अवधारणा के विकास में निम्नलिखित निर्देशों का अनुकरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी लेवल पर कक्षा हुई थी, यानी 1 से 5 के हिसाब से हमें सोचते हुए चलना है। तो गणित की अवधारणा का विकास में हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, बच्चों को चित्र बनाना सिखाएंगे, प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व का उपयोग करेंगे, उन्हें अनुभव देंगे या फिर भाषा के माध्यम से उन्हें समझाएंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें मैं एक चीज़ पर श्योर हूँ कि जो प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है यह हमेशा लास्ट में ही आएगा, क्योंकि इसमें होगा चिन्हों वाला, यानी कि प्लस माइनस भाग, इनके चिन्ह समझाने होंगे। तो प्राइमरी लेवल पर इनको सबसे आखिरी में सिखाया जाता है, यानी कि 2 हमारा लास्ट में होगा। तो देखिए पहले ऑप्शन में 2 लास्ट में दिया हुआ है। अब देखते हैं इसमें पहले में तीसरा दिया है, यानी कि अनुभव प्रदान करना। तो बिल्कुल ये भी सही सटीक बैठ रहा है। सबसे पहले हमें बच्चों को गणित का अनुभव देना होगा ताकि वो उसको अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद लिखा है भाषा के माध्यम से समझाना, फिर हम उसको भाषा के माध्यम से चीज़ों को समझाएंगे। जैसे पहले मैंने बच्चे को बताया कि मैंने किसी भी चीज़ का उदाहरण ले लिया, जैसे बच्चों को टॉफ़ी पसंद है, टॉफ़ी के हिसाब से मैंने पहले समझाया। मैंने एक-एक टॉफ़ी 2 बच्चों को दे दी और फिर उनसे कहा कि तुम्हारे पास कितनी टॉफ़ियाँ हो गई हैं। तो इस प्रकार से वो एक अनुभव मिलेगा उन्हें, उनको इकट्ठा करके वो देखेंगे कि हाँ 2 हो गई हैं। और फिर मैं उन्हें भाषा के माध्यम से समझाऊँगा कि जब हम किसी एक वस्तु में किसी अन्य एक वस्तु को और
इकट्ठा कर देते हैं या जोड़ देते हैं तो वह वस्तु कैसी हो जाती है, तो वह वस्तु जो है दो हो जाती है। भाषा के माध्यम से समझाने के बाद फिर मैं उन्हें चित्र के माध्यम से भी समझा सकता हूँ कि एक टॉफ़ी ये है और एक टॉफ़ी ये है, तो ये कितनी हो रही हैं, दो टॉफ़ी हो रही हैं। और फिर लास्ट में मैं उन्हें चिन्हों का मतलब समझाऊंगा। तो ये मेरे हिसाब से सही आंसर है, तीसरा, चौथा, पहला और दूसरा। देखते हैं। और इसमें इसका आंसर में से इन्होंने सी दिया है। अब सी किस हिसाब से दिया है देखना पड़ेगा। सी से इनका मतलब है कि तीसरा पहले लाना है, यानी कि अनुभव देना है, ठीक है, तीसरा ठीक है, पहला फिर लाना है, चित्र बना के सिखाना है, फिर दूसरा लाना है, यानी प्रतीकात्मक। यहाँ पर मुझे इनकी जो है गड़बड़ लग रही है कि ये प्रतीकात्मक चिन्ह को पहले बता रहे हैं और भाषा को लास्ट में बता रहे हैं। बाकी हो सकता है यह भी सही हो, लेकिन मुझे यूएसबी पर भरोसा है कि हो सकता है इन्होंने एक क्वेश्चन गलत दिया हो। तो आप एक बार इस क्वेश्चन को अपने से मोबाइल के जरिए या किसी भी तरीके से आपके पास जो भी चीज़ है उसके जरिए समझने का प्रयास करेंगे और फिर इसके बाद इसका सही आंसर मानेंगे। वैसे मेरी तरफ से तो आंसर ये सही है, लेकिन यूएसबी ने इसका आंसर सी माना है, ये वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया है कि एक बच्चे ने नीचे दिखाए अनुसार दो संख्याएं घटाई, तो कौन सा बच्चे के घटाव सीखने का बोध करा रहा है। जैसे देखो 83 में 27 घटाने थे, तो इसने क्या किया, 3 में से 7 यानी कि 13 में से 7 घटाने की जगह 7 में से 3 घटा के 4 लिखा है और फिर 8 में से 2 घटा के 6 लिखा है। यानी कि इसको हम यहाँ से इतना समझ सकते हैं कि इसको बेसिक घटाना तो आता है, लेकिन जो है ये स्थानीय मान का कंसेप्ट नहीं समझ पा रहा है कि पीछे की संख्या जो छोटी हो रही है तो उसको फिर इधर से लेके 10 से 13 करते हैं। इस प्रकार का जो स्थानीय मान का कंसेप्ट होता है वह इसको समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं अब इसके जो है क्या बोध करा रहा है। बच्चा नहीं जानता कि कैसे घटाना है, ये बात गलत है। बच्चा जानता है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जानता, तो इसको ऑप्शन नहीं लगाएंगे हम आंसर। बच्चा 2 अंक वाली संख्याओं के घटाव की प्रक्रिया जानता है, बिल्कुल जानता है, बस एक कंसेप्ट नहीं सीख पाया है स्थानीय मान का। यह एक गलती है और इसे बार बार अभ्यास करके नहीं, यह एक गलती तो है लेकिन इसे बार बार अभ्यास करके नहीं सुधारा जा सकता। पहले उसे कंसेप्ट बताना होगा, इसके बाद उसको सुधारा जा सकता है। तो फिर चौथा ऑप्शन दिया, बच्चे को घटाव की प्रक्रिया में स्थानीय मान के बारे में गलत धारणा है। बिल्कुल ये जो है चौथा आंसर बिल्कुल सही है। घटाव की प्रक्रिया के दौरान जो स्थानीय मान का कंसेप्ट आता है उसकी उसने धारणा गलत बना रखी है। वह 3 में से 7 को घटाने के चक्कर में क्या कर रहा है कि वह बड़े में से छोटे को घटा दे रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा है कि ऊपर की संख्या बड़ी है, तो यहाँ पर एक और लेके 13 में से 7 को घटा के इस हिसाब से करना है। यह बहुत समझ नहीं पा रहा है, तो हमारा आंसर चौथा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपरोक्त में से किसके द्वारा गणित शब्द की रचना की गई थी। तो ये क्वेश्चन एक थ्योरी पर है और ये है पाइथागोरियन के द्वारा गणित शब्द की रचना की गई थी। इसको आपको याद रखना है, पाइथागोरियन। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अक्षर प्रणाली का आविष्कार किया गया था। भामगुप्त दिए हैं, सिद्धांत, आर्यभट्ट, और एक ऑप्शन क्या है, भामगुप्त, सिद्धांत, आर्यभट्ट, और एक ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो इसका जो आंसर है वह सी यानी कि आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट ने जो है सबसे पहले अक्षर प्रणाली का आविष्कार किया था। अक्षर प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो आर्यभट्ट ने किया था। इसको आप याद रखेंगे या ध्यान देंगे इस क्वेश्चन। अब देखिए, अब आया फिर से कॉन्सेप्ट, के का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें एक जो है बहुपद दिया हुआ है x² + kx + 12 का एक गुणनखंड भी दिया है x+2। अब देखो सब फ्रेंड, जब भी किसी भी बहुपद के गुणनखंड हमको दिए जाएंगे तो गुणनखंड का एक कंसेप्ट आपको याद रखना। वैसे तो आप इसको घटा भाग दे के करते, लेकिन के दिया है ना, के की जगह कोई एक वैल्यू है, 4, 6, 8 या 10, ऐसे कोई वैल्यू है, लेकिन हमें नहीं पता कितनी वैल्यू। लेकिन हमें एक बात पता है कि x+2 से जब हम इसमें भाग देंगे तो यह पूरा चला जाएगा, कोई भी जो है शेषफल नहीं बचेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट होता है कि इसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं। मान लो x+2 की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -2 आएगी। अब ये जो x की वैल्यू -2 आई है, इसको जब हम इसमें रख देंगे इस बहुपद में, तो इसका भी मान 0 ही हो जाएगा। तो इसका मान 0 हो जाएगा, तो उस हिसाब से हम फिर क्या निकाल लेंगे, k की वैल्यू। देखिए कैसे, तो हम क्या करते हैं, x² + kx + 12 के बराबर मान लेते हैं 0, क्योंकि इसका मान भी 0 हो जाएगा जब हम x का मान -2 रखेंगे। अब -2 इसकी जगह पर रखेंगे,
-2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर के एक्स लिखा है तो इसकी एक्स की जगह हम माइनस रखेंगे तो ये प्लस का निशान माइनस में चला जाएगा और 2 के आंसर आ जाएगा, क्योंकि की का तो हमें निकालना, हमें पता नहीं। और प्लस लिखा है 12 बराबर क्या होगा 0। अब 12 में जब मैं 4 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है 16, और इस 2 के को मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इधर नेगेटिव में था। अब के की वैल्यू के लिए क्या करना है, 2 से इसको काट दो, 2 अट्ठे होती हैं 16, तो के की वैल्यू कितनी आई 8। तो यही जो है हमारा आंसर है, के की वैल्यू हमें निकालनी थी और हमने निकाली कितनी है 8। तो इसको आप याद रखेंगे किस तरीके से करना है। अब एक बहुपद दिया है, उसका फलन दिया है और मूल्यांकन करने को हमसे बोला है। तो चूँकि ये भी सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वैसे तो 11वीं 12वीं लेवल में आती हैं फलन वगैरह, लेकिन यहाँ पर जो पूछे गए हैं काफ़ी सिंपल पूछे गए हैं, इतना नहीं कि कुछ कठिन हो। इसमें बस एक्स की वैल्यू हमें 1 रखनी है, जो आंसर आएगा उसको बताना है। तो देखो अब यहाँ पर सरल बात यह है कि एक ही रखना है, यानी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं होगी। 6 के साथ एक्स की घात 6 है तो भले ही कुछ हो, एक की मतलब तो एक ही है, यानी एक का ही गुणा होना है तो 6 ही आएगा। फिर यहाँ पर माइनस लगाओ और एक ही लिखो, क्योंकि एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी एक ही होगी। फिर माइनस लगाओ, यहाँ पर 6 लिखो, क्योंकि एक्स की घात 4 भी होगी तब भी एक ही आएगा। फिर माइनस लगाओ और 4 लिखो, क्योंकि एक्स की भी एक वैल्यू एक ही है। तो फिर प्लस का 1 लिखा है, फिर प्लस का 5 लिखा है, ज्यों का त्यों लिख देना है, बस जहाँ एक्स है वहाँ 1 रखना है। तो इस प्रकार से हमने इसको कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जितनी भी संख्याएं प्लस में उनको जोड़ लेंगे। तो देखिए 5 प्लस में है, 1 जोड़ा तो 6 हो गया, और एक 6 प्लस में है तो 6 और 6 कितना हो गया 12। अब जो माइनस माइनस में उनको जोड़ लो। माइनस का 1 में माइनस का 6 जोड़ा तो कितना आया माइनस का 7 आया। इसी प्रकार माइनस के 1 में माइनस का 4 जोड़ा तो कितना आया माइनस का 5 आया। अब इसको फिर से जोड़ो, तो माइनस के 7 में माइनस का 5 जोड़ा तो कितना आया, फिर से माइनस का 12 आया, और 12 में से 12 घटाया तो कितना आया 0। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या होगा 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुपात दिए हैं हमें और हमें बताना है सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है। तो देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 2/3, यानी कि 3 का भाग 2 में 2। इसका मतलब है 5/7। इसका मतलब है 75/120, और इसका मतलब है 40/25। अब एक बात बताओ, जो भी संख्या का हम इसमें भाग देंगे, इससे कुछ वैल्यू निकलेगी, इससे कुछ निकलेगी, इससे कुछ निकलेगी और इससे कुछ निकलेगी, तो हमें जो बड़ा अनुपात होगा ना उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। इसको याद रखना आप। अब देखो 3 का भाग 2 में देने पर 0 पॉइंट में आएगा कुछ आंसर, क्योंकि 2 छोटा है और 3 बड़ा है। इसी प्रकार 7 बड़ा है 5 छोटा है तो ये भी 0 पॉइंट में आएगा कुछ आंसर। इसी प्रकार 120 बड़ा है और 75 छोटा है तो ये भी 0 पॉइंट में आएगा। लेकिन ए वाला देखो, इसमें जो है 25 छोटा है 40 बड़ा है, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 पॉइंट करके। 25 से कम 25, इसके बाद कितने बचेंगे इसमें 5 और 15 बचेंगे। तो फिर हम लगाएंगे इसमें दशमलव और फिर एक 0 बढ़ा देंगे तो ये हो जाएगा 25 छक्का 150, यानी इसका आंसर 1.6 आएगा। इन सब का आंसर 0 दशमलव कुछ आएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा जिसका आंसर 1.6 आ रहा है, और 1.6 किसका आ रहा है 40/25 का आ रहा है। तो सीधा सीधा आंसर हम इसमें क्या लगा देंगे 40/25 ही लगा देंगे। अब पेडागोजी का सवाल आता है कि शिक्षण सहायक सामग्री का सबसे अधिक उपयोग कहाँ किया जाता है, कैलकुलेशंस में, बीजगणित में, अंकगणित में या त्रिकोणमिति में। तो इसका जो आंसर है वह है अंकगणित। अंकगणित में आप एबेकस का उपयोग करते हो, एक शिक्षण सहायक सामग्री है। इसके अलावा भी आप कंप्यूटर का भी उपयोग कर सकते हो, कैलकुलेटर का भी कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ों का, यानी सबसे ज़्यादा जो शिक्षण सहायक सामग्री होगी वो अंकगणित में काम आई। जैसे आप बीजगणित है तो एबेकस से तो होने वाला नहीं, इससे आप कंप्यूटर के जरिए थोड़ा बहुत समझ सकते हो। और कैलकुलस में भी ऐसा ही हाल है, और त्रिकोणमिति का तो हाल और ही अलग है। तो अंकगणित एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसमें सबसे ज़्यादा हम जो है टीचिंग एड्स या शिक्षण सामग्री का उपयोग कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ पूछ रहा है, ज्ञान का विकास होना। बिल्कुल, संज्ञान में ज्ञान ही छुपा है तो इसमें किसका विकास हो रहा है, ज्ञान का ही विकास हो रहा है। बच्चे का विकास भी होता है संज्ञानात्मक से, शारीरिक कौशल और व्यक्तिगत। लेकिन हमें एक ही चुनना है तो हम सीधा सटीक पॉइंट टू पॉइंट वाला चुनेंगे, यानी कि जो सबसे सटीक होगा। तो ज्ञान का विकास इसमें सबसे सटीक है। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या होगा, ज्ञान का विकास होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है कि प्लस का अर्थ भाग लगाना है, भाग का अर्थ माइनस लगाना है, माइनस का अर्थ गुणा और गुणा का अर्थ प्लस लगा के इस सवाल को हल करना है।
तो हम पहले इसके हिसाब से इसको जमा लेते हैं। जैसे 8 और प्लस लिखा है तो प्लस की जगह तो हमें भाग लिखना है, तो हम 2 को इधर कर देंगे, और इसके बाद भाग लगा है और भाग का अर्थ माइनस है तो इधर हम माइनस लगा के 3 लिख देंगे। और फिर माइनस का अर्थ क्या है, माइनस का अर्थ गुणा दिया है तो यहाँ पर हम माइनस की जगह गुणा लगाएंगे, और गुणा का अर्थ क्या दिया है, प्लस दिया है तो यहाँ पर हम 6 लगाएंगे। ठीक है, अब करते हैं 2 चौको 8 होते हैं। अब यहाँ पर गुणा हो रहा है तो कर दो, 3 चौको 12 प्लस का 6। तो अब 6 और 4 कितने होंगे, 10, और उसमें से घटानी है माइनस के 12, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। पहला दूसरा ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, सटीक और सही। काफ़ी सिंपल कैलकुलेशन थी। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें थोड़ा 2 चीज़ों को बदलना है, इसमें भाग और प्लस का चिन्ह भी बदलना है, और साथ में संख्या 3 को 1 के स्थान पर रखना है और 1 को 3 के स्थान पर। तो करते हैं, देखिए 2 को तो बदलना नहीं है, तो 2 ज्यों के त्यों। क्या प्लस के निशान को बदलना है, बिल्कुल प्लस को भाग से बदलना है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे भाग और लिख देंगे 4। क्या 4 को नहीं बदलना, हाँ 4 को नहीं बदलना, तो 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब गुणा को नहीं बदलना तो गुणा यहाँ लगा दो। 3 को बदलना है, कि हाँ 3 को 1 से बदलना है तो 1 लिख दो। फिर भाग को किससे बदलना था, प्लस से, तो यहाँ प्लस लगा देंगे। और फिर 2 लिखना है, 2 को किसी से बदलना नहीं है तो 2 लगा देंगे, और माइनस को भी नहीं बदलना तो माइनस लगा देंगे, और 1 के स्थान पर कितना लिखना था, 3। तो फिर इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। इसको काटोगे तो 1/2 आएगा, तो यहाँ से 1/2 ही आएगा, और यहाँ पर प्लस 2 और माइनस का 3। अब इसमें तो क्या होगा, इसमें लगेगी हर का, मतलब इसका जो है हर एक सा निकालना पड़ेगा। तो 2 और यहाँ पर 1 मानती हैं, यहाँ पर 1 मानती हैं, तो हर कितना निकलेगा, 2 ही निकलेगा। अब 2 का इसमें गुणा हुआ, लेकिन 2 से कट के यहाँ पर 1 ही बचेगा, और इसमें गुणा होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और इसमें गुणा होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा निकल गया है। अब देखिए 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में से माइनस का 6 घटाया तो कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा, नीचे लिखा है 2, तो माइनस का 1/2, या फिर हम इसको जब भाग दे देंगे तो क्या आएगा, 0.5। तो माइनस का 0.5 दिया है क्या इसमें, हाँ दिया है, वही हमारा आंसर है, माइनस का 0.5 ए वाला। इसका आंसर ए दिया है इन्होंने, यानी कि 0.5। तो हो सकता है मैंने कोई निशान इधर उधर किया हो, वैसे तो मेरे हिसाब से माइनस का 0.5 आ रहा है, और आप अपने हिसाब से देखना इसका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि ESV क्या है, कुछ घर वालों को गलत भी करता है, तो उस हिसाब से मुझे इस पर भरोसा नहीं कि मैं इसको दोबारा करने का कोशिश करूँ। चलो एक बार और करके देख लेता हूँ, तो देखता हूँ मैं। तो मुझे भाग को और प्लस को बदलना है, और संख्या 3 को 1 से बदलना है। तो पहले 2 को तो किससे नहीं बदलना, 2 तो लिखूँगा, और प्लस की जगह भाग लगाना है, तो यहाँ पर भाग लगा के जो है मैं 4 को लिख दूँगा, बिल्कुल। फिर गुणा को नहीं बदलना तो गुणा लगूँगा, 3 को बदलना था 1 से तो 1 यहाँ लिख दूँगा। अब भाग को प्लस से बदलना था तो यहाँ प्लस लिख दूँगा, 2 को किसी से नहीं बदलना तो यहाँ 2 के 2 लिखूँगा, और फिर माइनस का 1 को 3 से बदलना था तो माइनस लगा के 3 लिखूँगा। तो इस प्रकार से मेरा बनेगा। अब 2 का भाग मैं सबसे पहले 4 में दूँगा तो 1/2 आएगा, और 1/2 में 1 का गुणा करने का कोई मतलब नहीं, तो 1/2 ही बचा, और प्लस का 2 माइनस का 3। चलो हम इसको इस प्रकार करते हैं कि 1/2 को ऐसा ही रहने देते हैं, और इसको पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 1 ही तो बचेगा। अब एक बात बताओ, आधे में से या 1 में से मैं आधा घटाऊँगा तो क्या आंसर आएगा, आधा ही आएगा, चूँकि माइनस का 1 बड़ा है तो निशान माइनस का लगेगा। तो मेरे हिसाब से तो माइनस का 0.5 ही इसका सही आंसर है, और ESV ने इसको जो है ए माना है, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें भी वही करना है, प्लस और भाग के निशान को बदलना है, और संख्या 3 और 4 को आपस में बदलना है। तो करते हैं, 15 को तो किसी से नहीं बदलना, मैंने 15 लिख लिया। अब प्लस को भाग से बदलना है, तो यहाँ पर मैंने भाग लगा दिया और लिख दिया 5। 5 को भी किसी से नहीं बदलना तो ज्यों कि त्यों 5 लिख दूंगा। गुणा को भी किसी से नहीं बदलना तो गुणा का निशान लगा दूंगा। 3 को बदलना है 4 से, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा। और फिर भाग आया, लेकिन भाग की जगह मुझे क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब यहाँ पर 4 आया तो उसकी जगह पर 3 लिखना है, पता ही है, माइनस का कुछ बदलना नहीं, और 7 ज्यों की त्यों लिखा जाएगा। अब 5 का 15 में भाग दूंगा तो कितने आएंगे, 3 आएंगे। उसमें गुणा करना है मुझे 4 का, प्लस का 3 माइनस का 7, तो 4 किया 12 प्लस का 3 माइनस का 7, तो 12 और 3 कितने हुए 15। 15 में से 7 घटाने पर कितने आते हैं, तो 15 में से 7 घटाने पर आते हैं 8। 8 7 15 होते हैं, तो इसका आंसर होगा 8। 8 इसका चौथा ऑप्शन होगा, बिल्कुल है, चौथा ऑप्शन 8 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन फिर पेडागोजी से आया है, इस बार देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। तो
क्वेश्चन को पूरा इस प्रकार से मैं इस पर लगा देता हूँ स्क्रीन पर। तो ए, बी और सी 3 विद्यार्थी हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। ए को यह दिलचस्प लगता है और सोचता है कि वह भविष्य में उसके लिए मददगार होगा, ठीक है। बी अंग्रेजी पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहले स्थान पर आना चाहती है। और सी इसका अध्ययन इसलिए कर रहा है ताकि वह किसी न किसी तरीके से उत्तीर्ण ग्रेड सुरक्षित कर ले, यानी पास हो जाए बस। तो अब हमसे पूछना है कि ए, बी, सी के लक्ष्य क्या हैं। तो ए का लक्ष्य महारत है या प्रदर्शन है या महारत है। तो ए का लक्ष्य तो जैसा उसने कहा कि उसके लिए यह दिलचस्प सब्जेक्ट है और भविष्य में मददगार होगा, तो वह इसमें मास्टरी करना चाहता है, यानी महारत। तो यहाँ से आप देख सकते हो 2 ऑप्शन में दिया है महारत, तो अभी हम 2 ऑप्शन लेके चलेंगे और ये दोनों ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। अगला उसने पूछा मतलब बी अंग्रेजी पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहले स्थान पर आना चाहती है, यानी कि वह क्या करना चाहती है, परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन देना चाहती है। और दोनों ऑप्शन में प्रदर्शन ही उसके लिए दिया है, तो यहाँ से हम किसी ऑप्शन को हटा नहीं सकते। अब तीसरे से हटेगा। तीसरे में कह रहा है कि जो तीसरा व्यक्ति है वह सिर्फ पास होना चाहता है, किसी तरह से पास हो जाए। तो इसमें लिखा है प्रदर्शन वर्जन और एक में लिखा है सिर्फ प्रदर्शन। प्रदर्शन तो अच्छा, इसमें प्रदर्शन वर्जन पहले कर दिया था, तो ये वैसे ही गलत हो गया। हमारा जो आंसर होगा यही होगा, यानी जो ए है वह महारत हासिल करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह भविष्य में उसके लिए मददगार होगा और एक दिलचस्प सब्जेक्ट है। जबकि बी परफॉर्मेंस देना चाहता है क्योंकि वह कक्षा में पहले स्थान पर आएगा तभी तो परफॉर्मेंस देगा। और सी के लिए क्या सिस्टम है कि उसे तो बस कैसे ना कैसे करके इसको पास करना है, उसे ना परफॉर्मेंस देनी ना उसके लिए दिलचस्पी है इसमें। तो वो क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस कर रहा है कि बस मैं पास हो जाऊँ, अगली कक्षा में पहुँच जाऊँ। तो इसका आंसर महारत प्रदर्शन और प्रदर्शन वर्जन हो जाएगा। अगले पर आते हैं, ये भी पेडागोजी का ही सवाल है। वर्तमान विद्यालय आधारित मूल्यांकन में पारंपरिक बाह्य शिक्षा की कौन सी विशेषता शामिल नहीं है। यानी जो विद्यालय में मूल्यांकन होता है उसमें पारंपरिक बाह्य परीक्षा की कौन सी विशेषता शामिल नहीं। व्यवस्थित अधिगम पर जोर, केवल अधिगम के शैक्षिक बिंदु, शिक्षार्थियों की जागरूकता और शिक्षार्थियों की ज़रूरतों का विचार, शिक्षार्थी शिक्षकों और माता पिता के बीच घनिष्ठ संबंध। तो देखो मैं आपको पिछले 2-3 लेक्चर से बताता जा रहा हूँ, केवल आ रहा है यानी कि ये क्या हो रहा है, कथन नेगेटिव हो रहा है। और हमें देखो इसमें क्या नहीं, यानी कि नेगेटिव वाले पर ही आंसर लगाना है क्योंकि इसने नहीं पूछा है। तो केवल आ रहा है तो बस ज़्यादा तुम्हें सेंस भी नहीं समझ आ रहा है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब भी आपका आंसर सही हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या आएगा, केवल अधिगम के शिक्षक पहलुओं पर जोर देना। यार एक चीज़ नेगेटिव है और इसने नेगेटिव ही तो पूछा है, नहीं तो पूछा है हमसे। चलो आगे देखते हैं, अनुबंधन के जनक कौन कहे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन सीधा थ्योरी है। पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं, पावलोव को अनुबंधन का जनक कहा जाता है। वर्तमान में स्कूल निम्नलिखित को पूरा करने में सक्षम नहीं है। किसको पूरा करने में सक्षम है, नैतिक मूल्यों के विकास को, वित्तीय समृद्धि की क्षमता का विकास, विभिन्न डिग्रियों के लिए परीक्षा की तैयारी, बच्चों में स्नेह और बंधुत्व। तो इसका वैसे आंसर तो ये दे रहा है नैतिक मूल्यों का विकास, लेकिन मेरे हिसाब से विद्यालय नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, विभिन्न डिग्रियों के लिए परीक्षा की तैयारी भी करा सकता है और बच्चों में स्नेह और बंधुत्व का भी विकास कर सकता है। मुझे ये वाला नहीं लग रहा है इसका आंसर, बाकी ESV जाने उसने पहला आंसर लगाया है। तो ये किस लिए नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि प्रिपरेशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर वेरियस डिग्रीज, यानी वित्तीय समृद्धि की बात कर, सॉरी ये इसका है ऊपर वाला है, डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंस फॉर फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, यानी कि स्कूल आपको जो है इतना तो नहीं बता सकता कि आप वित्तीय समृद्धि की क्षमता का विकास कर पाएँ, हर किसी में तो नहीं कर पाता, वरना इतनी पॉवर्टी कैसे देखने को मिलती हमारे इंडिया में। बाकी नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, आपको एक अच्छा नागरिक बनाता है स्कूल, और विभिन्न डिग्रियों के लिए आपकी परीक्षा की तैयारी भी करवा सकता है, बच्चे के स्नेह और बंधुत्व का भी विकास कर सकता है। तो मुझे भी लग रहा है ESV ने नैतिक मूल्यों का विकास माना है। अब आप पर है, आपको कौन सा सही मानना है, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं, ESV के साथ भी जा सकते हैं। मुझे लगता है ESV ने इसको बाद में फिर गलत कर दिया होगा, तो उस हिसाब से भी आप इसको एक बार चेक कर लेना। चलिए अगले क्वेश्चन पर, कक्षा में संचार अक्सर विफल हो जाता है, किस कारण। संचार का यहाँ पर मतलब है कम्युनिकेशन, यानी जो बातचीत होती है वह कक्षा में विफल किस कारण से हो जाती है, क्योंकि छात्र असावधान। देखो छात्र को कभी टारगेट मत करना, पेडागोजी का पहला अप्रोच ये रखो, छात्र पर किसी चीज़ का ब्लेम नहीं डालना है। तो इसमें जो ब्लेम डाल रहा है इसलिए तो गलत ही होगा। फिर देखो शिक्षक संदेश देने में नीरस है, तो शिक्षक को टारगेट कर रहा है, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसको देखेंगे अपन बाद में। छात्रों को पढ़ाए जा रहे हैं, पाठ में कोई दिलचस्पी नहीं, देखो फिर छात्रों को टारगेट किया तो इसको हटाओ। कक्षा में और उसके आसपास बहुत शोर होता है, देखो इसमें भी छात्रों को टारगेट किया जा रहा है, तो शोर कौन मचाएगा,
और कक्षा के आसपास छात्र ही मचाएंगे। तो इसमें भी क्या हो रहा है, छात्रों को टारगेट किया जा रहा है। 3 ऑप्शन में छात्रों को टारगेट किया जा रहा है और एक ऑप्शन टीचर को टारगेट करना है। और टारगेट पर हमेशा टीचर ही रहेगा, ध्यान रखना। हर चीज़ का ब्लेम टीचर पर जाएगा। शिक्षक संदेश देने में नीरस है। इसके कारण क्या हो पा रहा है, कक्षा में संचार यानी कम्युनिकेशन जो बातचीत है वह विफल हो रही है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे देखते हैं। सार्थक अधिगम तब होता है जब छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं। तो हाँ, जब छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखेंगे तभी तो सार्थक अधिगम होगा, यानी उस अधिगम का जो लर्निंग होगी उसका कोई मीनिंग निकलेगा। और अगला प्रश्न बोला, छात्रों की पहुंच के भीतर स्पष्टीकरण दिए गए हैं। पढ़ाई जा रही नई सामग्री में पिछले ज्ञान से संबंधित हो तब या फिर छात्र प्रश्न उठाते हैं और इन्हें स्पष्ट करते हैं। तो देखो, छात्र प्रश्न उठाएंगे कुछ और उन्हें स्पष्ट करेंगे, हो सकता है, लेकिन कुछ नहीं भी कर सकते। और जो पढ़ाई जा रही नई सामग्री छात्रों के पिछले ज्ञान से संबंधित हो, तो हाँ ये जरूरी तो है, लेकिन मतलब ऐसा होता तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सामग्री नई हमें एकदम से सिखाई जा रही है वह हमारे पिछले ज्ञान पर आधारित ही हो। तो ये भी नहीं हो सकता। जो छात्र पढ़ाए जाने वाले विषयों में रुचि रखते हैं, यह इस सार्थक अधिगम का सबसे बड़ा मीनिंग है। यानी छात्रों को जो पढ़ाया गया उसमें उनकी रुचि है और उन्हें अच्छा लग रहा है, तो यह सार्थक अधिगम सबसे सही होता है। तो इस पर आप आंसर लगाएंगे। VSB नहीं वही लगाए। अब आगे देखते हैं। बहुविकल्पीय परीक्षणों के लिए खाली स्थान विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है, सही या गलत या फिर दोनों। तो मेरे हिसाब से दोनों ही। जो बहुविकल्पीय प्रश्न, जैसे हम अभी ये क्वेश्चन पेडागोजी कर रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, जो भी मुझसे लगता है कि ये तो गलत ही है उनको अलग बता देता हूँ आपको, कि ये तो नेगेटिव है, ये नहीं हो सकते। ज़रूरी नहीं कि मैं सही आंसर मुझे आता ही हो, लेकिन मैं गलत को गलत कहकर भी सही तक पहुँच जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि सही और गलत दोनों ही बहुविकल्पीय परीक्षणों के लिए विकल्प के बारे में सोचने की आवश्यकता होती है। यानी दोनों के विषय में सोचना पड़ेगा आपको कि कौन सा कोई ऑप्शन है जो ये तो गलत ही है और कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। दोनों में सोचोगे तभी तो आपके ज़्यादा नंबर आएंगे। इसी प्रकार तो आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। तो इसका जो आंसर होगा सी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही क्या है, सही है। यानी सही के बारे में भी सोचो और गलत के बारे में भी सोचो जब भी आप बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कर रहे हो। क्योंकि यहाँ पर प्रश्न नहीं परीक्षण था, लेकिन प्रश्न और परीक्षण से मतलब वही हो जाता है। अब जो है यहाँ से हमारी पर्यावरण के आ गए हैं। पृथ्वी की सतह के सबसे निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, सप्तापमंडल और स्थलमंडल। चूँकि हम तो मैथ देख रहे हैं अभी, इम्पोर्टेंट, तो इसको नहीं देखें। तो इस प्रकार से हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। और इसमें काफ़ी सरल क्वेश्चन आए थे, इसमें ज़्यादा पेडागोजी की थोड़े ज़्यादा हो गए थे। पिछले तीन सेटों की तुलना में इसमें पेडागोजी क्वेश्चन ठीक ठाक थे, बल्कि कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम थे, इसलिए जल्दी भी हो गया। चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और मेरा उम्मीद है आप हमारे चैनल शिक्षक सेतु को सब्सक्राइब कर चुके होंगे। इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको कुछ सुझाव देना हो तो उस हिसाब से फिर मैं वीडियो को और अच्छे बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।